Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, we are reading our third lesson, the state government. And in this lesson, we have discussed about composition of the state legislature in the last video. And today we will start from the Legislative Assembly or Vidhan Sabha composition from page number 148. कंपोजिशन का मतलब होता है संरचना, यानी कि उसकी बनावट क्या होती है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन नॉट बी मोर देन 500 एंड लेस देन 60। जो एमएलएज की संख्या होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। लेकिन इंडिया में कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में टोटल सीट 60 से कम है। जैसे हमने ऊपर वाली लाइन में क्या पढ़ा है कि एमएलएज की जो संख्या है वो 500 से अधिक नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर 60 से कम सीट रखी गई हैं, जैसे मिजोरम है, सिक्किम है, गोवा है। यहाँ पर क्या है, जो मेंबर्स हैं, टोटल एमएलएज हैं, वो 60 से कम रखे गए हैं। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टर्स। यहाँ पर विधानसभा के लिए जो भी मेंबर्स चुने जाते हैं वो डायरेक्टली किसके द्वारा चुने जाते हैं? पीपल्स के द्वारा। उसके बाद आता है द होल स्टेट इज डिवाइडेड इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे स्टेट को लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि विधानसभा क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है, हलकों में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए अपने कैंडिडेट को चुना जाता है। द कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजोरिटी आर नोन एज एमएलएज। जो भी कैंडिडेट चुने जाते हैं सिंपल मेजोरिटी के आधार पर, उसको एमएलए का नाम दिया जाता है, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Political parties, national and regional, take part in these elections. पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो राष्ट्र लेवल, ये नेशनल लेवल की है, चाहे वो रीजनल लेवल की है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो सभी के सभी अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाउएवर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैन आल्सो कंटेस्ट। इसमें आज़ाद उम्मीदवार भी कंटेस्ट कर सकता है टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ सकता है। नेशनल और रीजनल पार्टी के कैंडिडेट्स तो इलेक्शन लड़ेंगे ही, साथ में आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर है एलिजिबिलिटी फॉर मेंबर्स। तो एमएलएज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो टू बी एन एमएलए ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात क्या? एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। अगर 25 साल से कम है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, यानी कि इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो उसकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। He must possesses some other qualification as may be prescribed on that behalf by or under any law made by parliament। और उसको दूसरी क्वालिफिकेशन भी पूरी करनी है जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना करके प्रेस्क्राइब की गई है, निर्धारित की गई हैं। यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, वो योग्यताएं भी उसको कंप्लीट करनी होती हैं। उसके बाद आता है टर्म। टर्म में क्या दिया गया है? द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर्स। इसको हम टेन्योर भी बोल सकते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल के लिए इसको चुना जाता है। हाउएवर ड्यू टू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इट्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम।
and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। तो इसमें क्या दिया गया है कि इमरजेंसी का टाइम होता है, जब आपातकाल की स्थिति होती है तो उसको प्रोक्लेमेशन किया जाता है, घोषणा की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा कि उसका जो कार्यकाल है, उसकी जो टर्म है वो 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दी जाए या 1 साल उसका बढ़ा दिया जाए, लेकिन 1 साल से ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाया जाता। इन एनी केस बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट, यानी कि उसको ख़त्म करने के की घोषणा कर दी जाती है कि भाई 1 साल के बाद आपके इलेक्शन होंगे। इमरजेंसी के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। अगर इमरजेंसी का कोई भी पीरियड आता है तो इमरजेंसी पीरियड में इसका कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया जाता है, मतलब 1 साल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार बढ़ाने के बाद जो प्रोक्लेमेशन की जाती है उसको फिर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि उसको 6 महीने तक भी नहीं बढ़ाया जा सकता। आगे आता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स। प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के? द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर। एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। एमएलएज इलेक्ट देम फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। जो एमएलए चुने जाते हैं उन्हीं में से इनको चुना जाता है, स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को। द स्पीकर प्रेजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। स्पीकर क्या करता है, इस हाउस की जो भी मीटिंग होती है उनको प्रेजाइड करता है, उनकी अध्यक्षता करता है। मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर विद इन द हाउस एंड टेक्स वोट्स ऑन इश्यूज। हाउस की जो भी लॉ एंड ऑर्डर वाला सिस्टम होता है उसको मेंटेन करने का काम स्पीकर का ही होता है, और किसी मुद्दे पर अगर वोटिंग करवानी है तो वोटिंग करवाने का काम भी स्पीकर का ही होता है। द डिप्टी स्पीकर प्रेजाइड्स ओवर द हाउस इन द अब्सेंस ऑफ द स्पीकर। अगर किसी कारणवश स्पीकर अब्सेंट रहता है तो उसकी जगह पर प्रेजाइड करने का काम जो होगा वो किसका होगा? डिप्टी स्पीकर का। तो उसके बाद आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया है, जिसको हम विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया के सभी स्टेट्स में नहीं है, केवल 6 स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद दी गई है। वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि विधान परिषद कौन से स्टेट्स में है। तो द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सभी स्टेट्स में नहीं है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कैन क्रिएट और एबोलाइज द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वोटिंग। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट कैन क्रिएट और एबोलाइज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती है। किसके जरिए? वोटिंग के जरिए। देन द पार्लियामेंट पासिस द लॉ टू इफेक्ट। फिर पार्लियामेंट कानून पास करती है। द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल MLCs। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को क्या बोलते हैं? MLA। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को क्या बोलते हैं? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कैन नॉट बी लेस देन 40। ये 40 से कम नहीं हो सकते। और मोर देन 1/3 ऑफ द MLAs। और MLA का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते इन रिस्पेक्टिव स्टेट, किसी भी स्टेट में। यानी कि जो मिनिमम सीट्स होती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो होती हैं 40, और 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती MLA की सीट से। और जो लेजिस्लेटिव का असेंबली होती है उसमें मिनिमम जो सीट्स होती हैं वो 60 होती हैं। लेकिन हमने सिक्किम, गोवा और ये मिजोरम के बारे में पढ़ा था कि भाई इनमें जो सीट्स हैं वो क्या हैं, कितनी हैं, उनमें 60 से कम पाई जाती हैं। ठीक है, तो सिक्किम, मिजोरम और गोवा
ये एक्सेप्शनल केस माने जाते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिशन, इसकी संरचना कैसे की जाती है, इसको कैसे बनाया जाता है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो 1/3 मेंबर को चुनते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, और वो दूसरे 1/3 जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा। यानी कि जो गांव की जो पंचायतें होती हैं, ब्लॉक लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो होती हैं, वो चुन करके भेजती हैं 1/3 मेंबर्स को। और 1/6 ऑफ मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर करता है। किस किस फील्ड के लोगों को, जैसे कि आर्टिस्ट है, ऑथर्स है, सोशल वर्कर्स हैं, इस फील्ड के लोगों को 1/6% जो है वो क्या करते हैं, गवर्नर इलेक्ट करता है। उसके बाद 1/12 ऑफ मेंबर्स जो हैं वो टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने, जो टीचर्स हैं वो कौन से होने चाहिए, टीजीटी लेवल के होने चाहिए। टीजीटी लेवल के होने चाहिए तो उसमें क्या होगा, वो 1/12 मेंबर्स को चुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट 1/12 मेंबर्स किसके द्वारा चुने जाते हैं, जो भी स्टेट के ग्रेजुएट्स होते हैं, स्नातक होते हैं, बीए पास होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी कितनी होती है, उसकी एज 30 ईयर से होनी चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, और जो भी प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी होती है पार्लियामेंट के द्वारा वो एलिजिबिलिटी उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब टर्म की बात करते हैं कि कितने, जैसे भाई लेजिस्लेटिव असेंबली हमने पढ़ा 5 ईयर्स के लिए चुनी जाती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये परमानेंट बॉडी मानी गई है, लेकिन ये नहीं है कि इसको डिसोल्यूशन नहीं किया जाता। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स, इसको डिसोल्यूशन नहीं किया जाता, ख़त्म नहीं किया जाता, लेकिन इसके 1/3 मेंबर्स जो हैं वो 2 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाते हैं। द टर्म ऑफ एवरी मेंबर्स इज 6 ईयर्स, और 6 ईयर्स के लिए इसके मेंबर्स की टर्म होती है। इसके जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अब आती है इसकी प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में बात थी। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट्स ए चेयरमैन एंड ए डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स में से ही एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन चुना जाता है। दे प्रेजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, वो इस हाउस की जो भी मीटिंग होती है उसको प्रेजाइड करते हैं। अगर चेयरमैन किसी कारणवश अब्सेंट रहता तो उसकी जगह पर कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन प्रेजाइड करेगा मीटिंग को। तो आपने इस लेसन को यहाँ तक पढ़ना है, और इस लेसन को ध्यान से वीडियो देख करके अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप डाउट क्लास में, ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।